अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा राना और आज का हमारा टॉपिक है बर्दाश्त पे। हम आज बर्दाश्त पे बात करेंगे कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि बर्दाश्त हम सब में ख़त्म होती जा रही है। एक तो बर्दाश्त का ये पहलू हो सकता है क्योंकि कोविड की वजह से है, जॉब्स मिलना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। तो सर आइए आपसे पहला सवाल हम ये करते हैं कि आप बताएं कि जिंदगी में माशाल्लाह से आपका जो एक्सपीरियंस है होटल से रिलेटेड है, चीजों को लेके चलते हैं, तो बताएं कि जब मामला थोड़े से डाउन हो जाते हैं, कुछ खराबी की तरफ जाते हैं, तो आप उनको किस तरह से बर्दाश्त करते हुए हैंडल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने औरत होने के नाते अपनी पूरी दास्तान सुना दी अपने घर की, कि सास की और बहू की और बाकी मामला हो सकता है सॉरी ऑन मैरिड मतलब एक बाकी की नुमाइंदगी तो आपने कर दी जी। और उसके बाद मजलूमियत की बड़ी दास्तान आपने सुना दी शोहरों की। चलो शुरू करते हैं। असली सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ कुव्वत बर्दाश्त का ये सिलसिला हमारी तरबियत से मुंसलिक है। जी बिल्कुल। जब हमारी एज में थे तो हमारी एज में एक माँ बाप जो है वो हमें एक हर बात करने का तरीका सलीका, उसमें एक जड़क भी थी, एक थोड़ा बहुत मारना, डांट पीटना, ये सारा कुछ, हत्ता कि हमारे स्कूलों में भी ये थोड़ी तरबियत का हिस्सा था, जिसमें डांट दबक मारना, ये पीटना, ये जो कुछ भी हिस्सा, तो ये हमें एक ये हमारी तरबियत का हिस्सा था जो हमारे अंदर एक बर्दाश्त का लेवल जो है वो बेहतर अंदाज से आ गया। आज हम अपने बच्चों को या हम अपने अगली नस्ल को किसी हत्ता के माँ को भी हाथ नहीं लगाने देते कि वो भी अपने हमारे बच्चों को मारे, और हम उनको हर तरीके से उन्हें अकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। वो जो कुछ कहते हैं उनकी तमाम बातों को किसी नेगेटिव तरफ जाते ही नहीं है। हमने अपनी तमाम तरबियतों का शेयर जो है उनको उनके ऊपर ट्रांसफर ही नहीं किया, हमने बताया ही नहीं उनको, तो उनके अंदर पैशन कैसे आएगी, बर्दाश्त कैसे आएगी? अब वो इस बात के आदी हो गए हैं कि जो वो चाहते हैं वो हर चीज, अपने घर का एनवायरनमेंट, अपनी हर चीज का एनवायरनमेंट, इवन हमारे मिजाज का भी वो अपने मुताबिक वो चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम कहें कि जनाब वो उनके अंदर बर्दाश्त आए? हमने तरबियत नहीं उनकी ऐसी की। और हमारा जो बिजनेस जो है वो तो सारा का सारा बिजनेस का सिलसिला होता ही हमारे एम्प्लॉइज के हाथों में। तो इसके साथ साथ हम फारूक नशीद आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह से हेयर एक्सपर्ट हैं, तो जब आपके पास कुछ लोग इस तरह से आते हैं, अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है, तो अगर आपके साथ कोई मतलब इस तरह से शाउटली बात करे तो आप उसको किस तरह से हैंडल करती हैं और बर्दाश्त किस लेवल तक करती हैं? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका तो पहला तो जवाब मैं ये दूंगी कि मेरी कोशिश ये होती है कि ये मौका आए ही ना, और नॉर्मली कम ही होता है, या लोग एक्ट कर रहे होते हैं कि वो सेटिस्फाइड होते हैं, सिर्फ वो ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह हम उन्हें कॉम्पनसेशन देंगे जी अगर हम कहें कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका अगर ताल्लुक ये कहें कि जब आपकी जॉब या आपका काम स्टार्ट होता है उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक है। अगर आप अपने कैरियर की इब्तिदा में भी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपको गिराने वाले भी होते हैं जो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें और वो आपसे जलते भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि बजाय आप उनको जवाब देने के या उनको फोकस करने के, उन्हें बर्दाश्त करें, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, उन्हें अपनी सक्सेस दिखाएं। तो मेरा ख्याल है कि सक्सेस ही वो जवाब है जो आप बर्दाश्त करके दे सकते हैं। तो अगर आप बॉस की पहली झड़क को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो फिर आप अपनी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकते, आप कभी भी वो चीज नहीं कर सकते जिसका आपने ख्वाब देखा था। तो बर्दाश्त का ताल्लुक बिल्कुल उन्होंने सही कहा, पेरेंट्स के साथ है, वालिदैन के साथ है। वो तभी पैदा होता है जब आपकी फैमिली में आपको, जब आपके माँ बाप अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, उनका सलूक नहीं है, तो बच्चे कैसे बर्दाश्त सीखेंगे? बिल्कुल। जब वो देख रहे हैं कि माँ भी जवाब दे रही है, बाप भी लड़ रहा है, घर का जो माहौल है वो तो जाहिर सी बात है, वो सारा देखते हैं तो हर एलिमेंट में आप रोड को देख लें,
کہ اسلام آباد کی ٹریفک تو پھر بھی بہت بہتر ہے باقی شہروں سے. اگر آپ لاہور چلے جائیں, آپ ناقابل برداشت ہے وہ. آپ سوچتے ہیں بھائی میں یہ کہاں آ گیا ہوں, کس حال میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, کھڑے کھڑے آپ کو راولپنڈی دیکھیں, راولپنڈی دیکھ لیں, راولپنڈی بھی وہی صورت ہے. کوئی آپ کو راستہ نہیں دے گا. رات میں نے دیکھا کہ ہم جا رہے تو وہ صرف تھوڑا سا راستہ ریکوائرڈ تھا کہ اگر وہ ساتھ گاڑی گزر رہی تھی کہ اس بندے کو دے دیتے, اس بیچارے کو بہت آگے سے ٹرن کرنا پڑا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بیچارہ, ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوا کہ اچھا ہوگا برداشت کرنا ظاہر ہے وہ, کیونکہ وہ یوں نکل گیا, اس بیچارے کو بھی نکلنا پڑا. تو برداشت بہت ضروری ہے. آپ نظم و ضبط میں ہی آتا ہے کہ رشتوں میں, سوسائٹی میں, فیملی میں, جن معاشروں میں برداشت ہے, آپ یورپ امریکہ کی ہم مثال دیتے ہیں, تو وہ کیا ہے, کیوں ٹریفک ہے کہ وہ پولیس کی بھی سختی برداشت کرتے ہیں, آپ گورنمنٹ کی بھی سختی برداشت کرتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں, تو برداشت ہوگی تو فالو کریں گے. ہمارے ہاں کسی کا کوئی پرابلم ہو جائے, اگر کسی کا لائسنس نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے آپ بجائے کہ ایڈمٹ کرنے کے وہ سوچیں گے کسی ایم این ایم پی کو کال کر لیں بھائی کہ ہمیں بچا لو. تو وجہ یہ ہے کہ اگر ہم رول کو فالو کریں گے, اگر ہم برداشت کریں گے سوسائٹی میں, تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے پرابلم ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ آج کل ہم بیک اسکرین پہ ذکر کر رہے تھے کہ ڈیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا. ادھر شادی ہوتی ہے, ادھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا مبارکباد دیتے ہیں, مہینے ڈیڑھ مہینے بعد تو پتہ چلتا ہے جی وہ ختم بھی ہو گئی ہے. حالانکہ شادی ختم ہونا ایک بہت بڑا, اگر آپ کہیں کہ بیڈ سین ہے کسی کی بھی لائف میں. تو اس طرح سے کرنا کہ آپ جی اٹھیں شادی کی اور ختم کر دیا ہے, ہمارے ہاں تو یہ سوچنا ہی نہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ شادی کریں اور ختم کر دیں. پیرنٹس یہی کہا کرتے تھے کہ جی آپ کی لاش ہی آئے یا اس طرح کی. ابھی تو پیرنٹس کہتے ہیں, اگر آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں تو لڑکی کے پیرنٹس بھی اور لڑکے کے پیرنٹس بھی, وہ دونوں سپورٹ کرتے ہیں, اچھا نہیں پسند تو الگ ہو جاؤ. حالانکہ آپ تو ایک تو سوچ سمجھ کے ڈیسیژن, یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی کڑوی حقیقت بن چکی ہے ابھی تک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سعید آصف علی صاحب سے جانتے ہیں کیونکہ وہ سینئر صحافی بھی ہیں, وہ بتائیں کہ جب ان کے ساتھ یہ سچویشن آتی ہے کہ ان کو برداشت کرنا پڑا تو وہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. عائشہ بڑی اچھی بات کی. میں اپنے پیش رہے جو میرے شیخ صاحب نے بات کی اور فاروق نے بات کی, اصل میں معاشرہ بنتا ہے گھر سے. بالکل سر, ایک گھر ہوتا ہے, ایک محلہ ہوتا ہے, وہ اسی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے. جیسے فاروق نے مثال دی کہ یورپ کے اندر بہت برداشت ہے. میں خود بڑے ریز کیے ہیں, تو ہوتا ہے کہ میں چھوٹی سی مثال اکثر اپنے دوستوں کو دیتا ہوں کہ جب آپ دو گاڑیاں ہیں تو ایک گاڑی رک جاتی ہے, وہ دوسرے کو راستہ دیتی ہے, اور جیسے وہ راستہ دیتی ہے تو اگلا اس کو شکریہ کرتا ہے, تھینکس کرتا ہے. وہ اس میں اتنا انرجی آ جاتی ہے کہ یار اس نے مجھے تھینکس کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم گاڑی کھڑی کر دینا, اچھا ایسے دکھا دیں. پیچھے کوئی مریض ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی جاب پہ جا رہا ہے. ہم نے بڑی سے بڑی روڈ ہم نے موڑوں میں بھی دیکھا کہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے لگا دی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے اصول ماں باپ کا. ماں باپ ایک اکائی ہیں, ایک کنبے کی, ایک معاشرے کی, آگے ان کے بچے ہیں, پھر آگے ان کے دوست ہیں, پھر ایک سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے فرق نے کہا کہ ہمارے والدین نے یہ سکھا تھا کہ ابھی بیٹا آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ کی ڈولی جا رہی ہے, اس کو ڈولی کا نام ہوتا تھا, ڈولی جا رہی ہے اور آئندہ جنازہ نکل رہا ہے اس کا سے. ویسے خوش ہو گیا لیکن لڑائی کے کر کے نہیں ہونا. اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ اپنی اس ماں سے شکایت کرتی تھی. لڑکی ہوتی تھی زیادہ, اس کو اتنی چھڑی ہوتی, وہ ماں سے شکایت میرے ساتھ ایسے کیا ہے. ماں کہتی خبردار تو نے زبان کھولی, تو نے اس گھر میں جانا, ہماری لوگوں کی عادت تو نے چپ کر جانا. تو یہ وہ حقیقتیں. اسی طرح گھر سے کوئی لڑکا آتا تھا نا تو اب دوسرے کو نہیں کہتے, اپنے بچوں کو مارتے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا. کیونکہ لڑکیوں کو بھی یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں برداشت ہی کرنا ہے. اگر ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کمپلین کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہنا کہ بیٹا آپ کی غلطی ہوگی, آپ اس چیز کو برداشت کریں. اصل میں آپ کو اور بڑی مثال دوں, گاؤں میں ایک فیملی ماحول ہوتا ہے, اگر کسی کی لڑکی نے بیٹی نے دوپٹہ نہیں کیا, کوئی بھی غلط حرکت کی جو اس معاشرے کے اندر نہیں چلتی, تو کوئی نہیں مرا. یہ نہیں کہ اس کا اپنا کوئی نہیں مرا, اس فیملی کا, اس برادری کا, اس گاؤں کا, اس لڑکی کو منع کرتا تھا کہ تم نے ایسے. تو ایسے کرتی تھی مجھے کس نے ڈانٹ دیا, وہ چھپ جاتی تھی کہ میری بات کسی اور کو نہیں پتہ. تو یہ وہ ویلیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. اور جب تک ہماری اچھی قیادت نہیں آئے گی,
जैसे नेपोलियन ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दे दो और मेरे से अच्छे बच्चे ले दो। ये बहुत प्यारी बात की है सर आपने। तो हकीकत ये वो में बहुत माएँ बात तो पूरा एक चीज पूरा घराना लेके चल रही होती है, और अगर उसमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी तो बच्चों में तो वो चीज आ ही नहीं। इसमें सोचा बताएंगे कि बिजनेस के अंदर कैसे माहौल पैदा होता है। माएँ का सिलसिला जो है वो ये है कि पहले माएँ खुद जो है वो बहुत जरा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में आती फैमिलीज थी, में बिल्कुल सर्वाइव करती थी। तो वो अपने तमाम जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तमाम की कुव्वत बर्दाश्त का वो एक इम्तहान होता है उसके लिए। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो वो उस लेवल से खुद गुजरती थी, तो अपने बच्चियों को या बच्चों को सबक देती थी वो। देती थी, ऐसा। जिस तरह फरूख ने कहा कि वो बच्चियों को सबक देती थी कि आप आपकी यहाँ से डोली जा रही है, अब वहाँ से आपका जनाजा निकले। बिल्कुल। जनाजा का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका ये मतलब वो होता है कि उसकी आपको नहीं रहना है, अब आपका ताहयात जितनी आपकी जिंदगी है आपने वहाँ अच्छे अंदाज से गुजारनी है बिल्कुल। और हर चीज को बर्दाश्त करना है। जो अभी जो हमारी जो लेटेस्ट माएँ हैं वो कभी भी ये नहीं कहेंगी ना आप किसी को नंद को, सास को, जेठ को या देवर को या पूरी फैमिली मेंबर्स को इस साथ इस तरीके से रहो। तो ये पैशन जो है ना इस तरीके से भी कम हुआ। देखिए असल में कुछ हमने भी बहुत से बर्डन जो है अजाफी बर्डन डाल दिए हैं औरतों पर भी, मर्दों पर भी बहुत सी। देखिए ये जो नंद, सास, ससुर, जेठ, ये बाकी जितने फैमिली मेंबर हैं इनको तमाम को बर्दाश्त करना औरत का काम नहीं है, बीवी का काम नहीं है। उसे बर्दाश्त करना अपने हस्बैंड की खिदमत करने का सिलसिला है। लेकिन हमने बहुत से अजाफी वाले बर्डन उनको इतने ज्यादा डाल दिए हैं, अब वो तमाम चीजों से आजाद होकर कुछ ज्यादा आजादी में चली गई। जो इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए थी कि वो हर चीज जो है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इस तरह ले रही है तो अगर हम नहीं रहना चाहते तो हम अलग हो जाते हैं, और खुदा न खास्ता वो डाइवोर्स, खुदा न खास्ता वो डाइवोर्स की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डाइवोर्स रेट देखें, अगर आप अगर आप कंपेयर करें तो महिला वो पाकिस्तान के पिछले 30 साल पहले देख लें और आज देख लें बढ़ रहा। पिछले दिनों इसके साथ साथ आपसे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप बताएं, आप माशाल्लाह से इतने शोज करते हैं और फिर लोग जो है वो आपको कमेंट्स भी देते हैं, कुछ बैड भी होते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखाते हैं, तो उस चीज को आप किस तरह से लेके चलते हैं? उनको उस वे में जवाब देते हैं या फिर बर्दाश्त करते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा इनवाइट करने के लिए। जी बर्दाश्त ही करना पड़ता है हमें, क्योंकि हर बात लोग हमें पसंद भी करते हैं, किसी को नहीं पसंद आती हमारी कोई बात, तो हम बहुत तहम्मुल से लोगों को प्यार मोहब्बत से जवाब देते हैं ताकि उसका नेक्स्ट जो जवाब आए वो हमारी मोहब्बत के लिए है। अगर हम उसका जवाब हम गुस्से में देंगे ना तो बात बढ़ जाएगी। तो आर्टिस्ट जो होता है वो जो सिंगर होता है वो लोगों को एंटरटेन करता है, ठीक है ना कि लोगों को गलत तरीके से उसको हैंडल करता है। और आर्टिस्ट वैसे ही बड़ा सेंसिटिव होता है। आर्टिस्ट तो बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, लोग उसको बड़ा ऑन करते हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, वो आप सब एक एक चीज को फॉलो करते हैं। और ट्रेंड सेटिंग की भी बात है, जैसे कि अगर हम जिक्र करें पिछले दिनों उमैर जसवाल साहब ने शादी की, तो उन्होंने अपनी शादी का फंक्शन अगर आप देखें बहुत प्राइवेटली किया, कोई धूम धड़ाका, कोई अवाम को शामिल नहीं किया। और इवन के अगर आप देखें कि उनकी वही पिक्चर्स आई सामने जो उन्होंने खुद मीडिया को दी या खुद लोगों को दी। वो जो इर्द गिर्द वाले आके लोग बिला वजह आपकी प्राइवेसी लीक करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि अगर जो हम प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते तो आपकी प्राइवेसी लीक हो। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि कोविड का जमाना है, आप बिला वजह शो ऑफ कर रहे हैं, आप वो यही हमारे मुआशरे में एक बिगाड़ भी वजह है कि हम सोचते हैं कि जी उसने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है तो मैं भी इससे महंगा पहनूं। मैं ये भी चीज हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है कि देखें अगर हो सकता है पर्पल कलर आप पे अच्छा लग रहा है तो मैं पहनूं, शायद मुझ पे और इतना अच्छा ना लगे। तो आपको अपनी वैसे ही बात की हो ना दिल पे तो बेसिकली हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे की भी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। बहन भाई आपस में आप इतना लड़ते हैं तो वही हम माँ बाप को लेसन देना चाहिए, भाई उनको टॉलरेंस सिखाएं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इतना साथ होते हैं। और कोविड में खास तौर पे आजकल बच्चे भी घरों में बैठे हैं, माएँ भी तंग हो रही हैं, अब्बा भी तंग हो रहे हैं कि स्कूल ऑनलाइन क्लास में लड़ाई चल रही है, सब लोग घर
گھر میں اور گزارا کر رہے ہیں. تو آپ ظاہر ضروری بھی ہے, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی آپ کو ٹالریٹ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے ظاہر ہے آپ کے بچوں کی بھی اس میں پرابلم آ سکتی ہے. وہ بچے تو وہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. صاحب آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں, یہ جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں, یعنی کہ اب آپ نے بھی یہ برداشت کیے, گھر گئے ہیں, امی کہہ رہی ہے کہ میری بات سنو, بیوی کہہ رہی ہے میری بات سنو, تو اس سچویشن کو بھی کس طرح سے ہینڈل کریں؟ اصل میں ایز اے انسان کا اپنے مختلف رولز ہوتے ہیں, مختلف اس کے کردار ہوتے ہیں. خواتین کے اپنے کردار ہوتے ہیں, ہمارے اپنے کردار ہوتے ہیں. ہم کہیں پہ باپ ہیں, کہیں پہ خاوند ہیں, کہیں پہ بیٹے ہیں, کہیں پہ بھائی ہیں. اسپیشلی جب آپ گھر جاتے ہیں تو جب عید آ رہی ہو تو آپ کو پتا ہر بندے کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے مجھے شاپنگ کرائیں, پہلے مجھے یہ کر کے دیں, پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے, بھائی کو کیوں لے کے گیا پہلے, گھر کو کیوں لے کے جائے, بیوی کہتی ہے ساس کو کیوں لے کے جائے. یہ بہت, لیکن اس میں جیسے آپ نے شروع میں کرا کہ مرد کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. شاہ صاحب نے بہت مثال جو ہے نا وہ میرے خیال سے مرد حضرات کو میں کہہ سکتی ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ رشتوں میں توازن قائم رکھنا. ہاں اصل بات. لیکن اس میں یہ نہیں کہ صرف مرد مظلوم ہے, خواتین بھی اس میں. اب دیکھیں نا, ایک بیوی بن کے گئی ہے, اس کے دیور بھی ہیں, جیٹ بھی ہے, باقی بھی رشتے ہیں. اب کھانا اس نے دینا ہے, اب وہ نئی میری دھلنے گئی ہے, ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ اس کو ہو گیا, اب اس نے کبھی تو کام شروع کرنا. اب جب وہ کام شروع کر رہے ہیں تو چھوٹا تو وہ سب سے لاڑ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرے شوز پہنے نہیں تھے, میری کپڑے اس لیے نہیں تھے, تو وہ اس نے برداشت کرنا. لیکن یہ ساری باتیں ماں سکھاتی تھی اپنی بیٹی کو کہ تم نے اس گھر کے اندر جا کے ہماری عزت رکھنی. کبھی زیادہ نہیں ہوتا. لیکن میں اس کے ساتھ یہ نہیں کہوں گا کہ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت سے فائدے ہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے, دیور آپ کا بیٹوں کو لے کے جا رہا ہے, اسکول لے کے جا رہا ہے, برداشت کی تربیت ہو جاتی ہے اس میں. جی سر, بالکل سر. جی سر آپ بتائیں کہ اگر گھر میں آپ آئے ہیں اور امی اور آپ کی وائف آپس میں کچ کچ پک پک کر رہی ہیں, تو بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ کیسا کردار ادا کیا اور کیسے اس کو جو ہے سر ہی پکڑا ہوگا. نہیں, سر پکڑنے کی بات نہیں, میں بنیادی طور پر ہوتا یہ, میں نے پہلے ذکر کیا کہ رشتوں میں توازن کو بہت بڑی بات جو ہے نا وہ قائم رکھنا چاہیے. یہ بہت اچھی بیلنس رکھنا چاہیے. ماں کو اپنے ماں کی حدود تک ہے, بیوی کس بیس پہ آئی ہے آپ کے گھر میں کلی. ہمیں ہمارے ہاں ہمارے علماء نے 2 چیزوں کو بڑا اگنور کیا ہے اور اس کے بارے میں اچھے طریقے سے اسلامک نقطہ نظر سے بتایا ہی نہیں ہے. ایک باپ کی حیثیت کو اور ایک بیوی کی حیثیت, ماشاءاللہ وہ اجاگر نہیں کیا کسی. ماں کی حیثیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا, ماشاءاللہ, یہ تو ہے. لیکن ہمیں ماں کی بھی سننی چاہیے, ماں کو بھی اپنی جگہ پہ اس کے معاملات کو ہر طریقے سے بیلنس رکھنا چاہیے, اس کی بھی باتیں سننی. اور بیوی آئی کس بیس پہ ہے, وہ آپ کی دیکھیں جو خطبہ نکاح ہوتا ہے یا ہم جب رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اسے نکاح جو ہمارا ہے وہ میں اگر میری شادی ہوئی ہے تو میں اپنی رسپانسبلٹی پہ اس کو لے کے آیا ہوں. اب اس کی تمام باتوں کی ذمہ داری جو ہے اس کے لیے, تو مجھے اسے بھی کسی طریقے سے بھی ہرٹ نہیں کرنا, اس کی تمام باتوں کو مجھے اسے بھی ایکسیپٹ کرنا ہے اور آگے چلانا بھی ہے. میری نسل کی وہ جد ہے, وہاں سے ابھی میری چلے گی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ابھی کہ ایک بات پہ سن کے, اور ویسے بھی ویسے ایک بات تھوڑی سی بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کی کسی بندے نے آنکھ نکال دی اور آپ کی ہاتھ پہ پڑی ہو, تلی پہ پڑی ہو, اور آپ کسی کو کہیں گے نا آپ کے لیے فلاں شخص نے میری آنکھ یہ نکال دی ہے, یہ پڑی ہے, تو کوئی کمنٹس پاس نہ کریں تاوقتے کہ دوسرے بندے کا ورشن نہ سن لیں کہ یہ کیا ہوا, کیا چیز ہے. تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ماں کی بات سن کے شاؤٹ کرنا شروع کر دیں یا بیوی کی بات سن کے ماں پہ شاؤٹ کرنا ہے. دونوں کی بات سنیں, دونوں میں صلاح کرا دیں, اچھی کرا دیں, بہتر انداز میں. اسی کے ساتھ ہماری یہ یہاں پر ٹوٹا تھا وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک جو کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ہے برداشت کا. تو ہم شاہ صاحب پہ اس بات کو چھوڑے گئے تھے کہ ہمیں بتائیں برداشت پہ, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا ایکسپیرینس بھی اس میں بہت زیادہ ہے ہم سے. ہم تو ابھی آپ کے سامنے بالکل ہی جو ہے وہ نہ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ سر میری تعریف کریں یا تعریف کریں, دونوں چیزیں اچھی بات ہے. ہاں, برداشت کرنا ابھی بھی کریں. اچھا, اس میں فرق یہ ہے کہ جیسے فرق بتائیں گی کہ خواتین کو کیسے برداشت کرنا, کیونکہ خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں, چاہے اسکول ہو, چاہے کالج ہو, کوئی جاب ہو, تو ان کو بہت زیادہ برداشت کرنا ہے.
इसी में मैं आपको दूसरी बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने बहू की बात की, देवी की बात की, सास को बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको वो हैड होती है उस खानदान की, उसको सबको लेकर चलना था, क्योंकि सोचा जो जा रहा था अपनी जॉब में, सुबह गया शाम को, या मोस्टली रिटायर्ड होते हैं। और आजकल एक जरा प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो सास ससुर हैं उनमें भी झगड़ा चल रहा होता है। मोस्टली आप ये मुझे बात खत्म है, लाइक वो जो आप देखते हैं कि 10-15 साल पहले तोता मैना होते हैं, तो अब वो शाहीन बने होते हैं सास ससुर को संभालो। अच्छा फारूक, मुझे ये बात बताएं कि जब खवातीन 3-4, आपको पता है एक महफिल है वहाँ पर इकट्ठा होती है, अगर खातून की तारीफ कर दी जाए तो वो 3-4 खड़ी होती है, उनको ये बताएं कि सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम सबको शुक्रगुजार बनना चाहिए। तो अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो ये भी ज़ाहिर है वो इंसान है, इसे बर्दाश्त करना उन खवातीन को चाहिए है, उन्हें अपना टेम्परामेंट चेंज करना चाहिए। इसकी भी वजह ये है कि वो जिनको कॉम्प्लेक्स होता है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स नहीं होता वो करती हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो है वो है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें कि भाई जो मुझे अल्लाह ने बनाया उससे अच्छा कोई और नहीं मुझे तख्लीक कर सकता। इसमें जो कोरोना चला ना, इसमें सबसे जो बर्दाश्त किया ना, सबसे ज्यादा वो कारोबारी तबके ने किया। तो मैं शेख साहब से आपकी वजाहत से ये कहूँगा कि इन्होंने उसके अंदर क्या क्या नुकसान किया और क्या क्या बर्दाश्त किया और क्या क्या सामना किया। बिल्कुल सर, हम सब जानना चाहते हैं। एक तो यह है कि कोविड में हमारे बिजनेस पे कंप्लीट लॉकडाउन था, हमारा एक वो आप कहते हैं ना कुव्वत बर्दाश्त का इम्तहान था, बहुत बड़ा इम्तहान। इस लेवल से हम गुजरे हैं कि आगे हमारा कोई इनकम का जरिया भी कोई नहीं है, ना हमें कोई किसी तरीके से गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया, किसी अंदाज से भी सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूँ कोई रिलीफ नहीं हमें दिया। बिल्कुल सर, ठीक। हम ना सिर्फ अपने आप से ही काम करते रहे, अपना ही माल खाते रहे, अपने ही कैश करवा के बैंक से वही खाते रहे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला करम है। अभी थोड़ी देर पहले बताया फारूक ने कि भाई पहले तोता मैना होते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है हम आज भी तोता आपने इसके साथ साथ इसी पे मैं कर रहे हैं, मैं इनसे गाना सुनना चाहती हूँ। ये हमारी सारी गुफ्तगू, अमीन साहब आज आप हमें क्या सुना है, कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? आज मैं मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ था अखियां दे हंजू, अच्छा, तो वो साइड सॉन्ग है, अच्छा, तो इसी हवाले से मैं आपको वो सुनाऊंगा। जरूर। तो इनकी बात पे तोता मैना पे मैं एक थोड़ा सा वो सुनाना वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा एक गीत मुझे याद आ गया। अखियां दे हंजू बाजा मार दे, प्यार वाले कदी नहीं हो रेंदे वख हो के, मर जांदे सजना ओ इक मिक हो के, प्यार वाले कदी नहीं हो रेंदे वख हो के, मर जांदे सजना ओ इक मिक हो के, कट्ठे आओ जिंदगी गुजार दे, कट्ठे आओ जिंदगी गुजार दे, आजा माही मुड़ नहीं आने दिन प्यार दे, मुड़ नहीं आने दिन प्यार दे, तू आजा मेरे माहिया बुढ़ी का सनू मार गया, तू आजा मेरे माहिया बुढ़ी का सनू मार गया, मैं तकनिया रावे तू छेती घर आवे, मैं तकनिया रावे तू छेती घर आवे, मैनू तेरे वेखने दा चाह सांभ लावे मुड़ घर आ शाम पे।
साथ अमीन अब्बास ने हमें बहुत अच्छा गाना सुनाया और बहुत मजा आया। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक बर्दाश्त है। हम बर्दाश्त पे बात कर रहे हैं, तो जानते हैं दोबारा से, मेरा दिल है कि मिस फरूख आपका स्माइलिंग फेस जो है ना, वो उस पे बात करते हैं कि मुझे ये बताएं कि दोस्तों में आपके माशाल्लाह से फ्रेंड सर्कल भी बहुत वसी होगा, बहुत बड़ा वसी होगा, तो उसमें ये है कि कुछ होता है कि जैसे अब माशाल्लाह से आप कामयाबी की सीढ़ियों को दिन ब दिन जो है वो ऊपर चढ़ती जा रही हैं, तो दोस्तों में क्या है, आप समझती हैं ऐसा कि दोस्तें जो होती है कुछ रियल होती हैं और कुछ जो है वो उनमें जेलसी का एलिमेंट होता है, या बर्दाश्त नहीं होती कि जो है वो फरूख जो है वो बहुत ज्यादा कामयाबी की तरफ जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? आपकी कौन सी दोस्त है जो सबसे ज्यादा आपको बर्दाश्त करती है? वो तो कुलीग ही है, वो साथ ही नहीं, काम एक जो कामयाबी को बर्दाश्त करती है और एक जो आपको जो है वो अच्छा देख के उस पे बढ़ता हुआ बर्दाश्त करती है। फील हो रहा होता है, फील हो रहा होता है, हालांकि शायद वो ऐसा ना कर रहा हो। ये चीज हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये बंदा जी मुझसे जलता है। नॉर्मली ऐसा नहीं, जैसे समटाइम हमें लगता है कि ये बात हमारी सास ने किया तो उसने मेरे खिलाफ कर दिया। जैसे अगर वही बात अपनी माँ कह दे तो वो इतनी बुरी नहीं लगती। तो मेन बात ये है कि आप जो सोचते हैं अपने जहन में वही आपको नजर आता है। आप अंधेरे का सोचेंगे तो आपको अंधेरा नजर आएगा, आप रेड कार का सोचेंगे सड़क पे तो हर तरफ आपको रेड कार नजर आएगी। तो मेरा ख्याल है मेरे दोस्तों में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये सोचता हो कि आप माशाल्लाह, यानी कि आपका जो दोस्तों का सर्कल है वो बहुत ही पॉजिटिव है माशाल्लाह। बहुत अच्छे मशवरे भी देते रहते हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सबसे ज्यादा वो मेरे हस्बैंड अरे हैं। वाह, very nice। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि जो एक दोस्तों का होता है, शादी से दायरा पहले थोड़ा बहुत शुरू हुआ और अभी 11 साल हो गए मेरी शादी को। ये आपकी लव मैरिज है? जी कह सकते हैं आप, लव मैरिज। और उनकी ज्यादा सपोर्ट की वजह से मैं आपके सामने बैठी हूँ, उनकी सपोर्ट है तो मैं ये काम कर रही हूँ, वरना देखें। और सेकेंडली आपकी लाइफ में जो ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं वो अगर आप अपनी चीजें मैनेज नहीं करते हैं। अगर आपकी चीजें मैनेज हैं, आप वक्त की पाबंदी करते हैं, आप साथ चलते हैं, मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं हर चीज को मैनेज करूं। जब आप अपना घर मैनेज करेंगे, आप अपने बच्चे मैनेज करेंगे, इन लॉस को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। आप ये देखिए, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी मदर इन लॉ है, उनकी भी कुछ बहुत सारी बातें मैं दिन में जाती हूँ क्योंकि वो अकेली होती है घर में, बच्चों के साथ होती हैं, तो उनको भी 10 मिनट कोशिश करती हूँ दे दूं, उनसे सुन लूं कि वो क्या कहना चाहती हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, कपड़ों पे बात करेंगी या मौसम पे बात करेंगी, लेकिन अगर मैं नहीं देती तो उनको फील होता है। समटाइम जैसे थके होते हैं, तो बेसिकली आपने हर एक को मैनेज करना है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। तो ये वहीद साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि अगर बच्चों को कभी आपने किसी सही या गलत बात के लिए डांट दिया हो और उन्होंने आपके सामने रिएक्शन दे दिया, बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर उस सिचुएशन को कैसे आपने बर्दाश्त किया? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, कभी ऐसा नहीं हुआ। चूंकि मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो डांट डपट का या कोई मारपीट का तो एलिमेंट ही खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। वो हमारी अब आगे आगे जो है वो नई जनरेशन में तो ये रहा ही नहीं। इवन ये है कि माँ भी बच्चों को नहीं डांट सकती अपने के सामने, लेकिन थोड़ा सा अभी ये तो सिलसिला हो गया हमारे यहाँ। थोड़ा ये माशाल्लाह अब 2 खातून है तो खातून में ये बात और ये बहुत ज्यादा जो कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बात ये है जी कि हमारे यहाँ एक दूसरे की तारीफ करना, हाँ जी, ये इसका जो है ना वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। इस बात की बर्दाश्त नहीं है कि पहली बात है हम किसी की तारीफ करते नहीं, हम थैंक्स करते नहीं, हम शुक्र अदा करते हैं। देखिए, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के जरिए जो भी तालीमात मिली, कुरानी तालीमात मिली या कोई भी, उसमें सबसे पहला एलिमेंट ही शुक्र का है। बेशक कुफर और मुस्लिम मोमन में फर्क ही शुक्र का है। बेशक हम शुक्र अदा ही नहीं करते अगर तो हम मुसलमान ही रहते कि नहीं है। तो हमें हर हालात में, हर तरबियत में हमारी जो है वो एक तो एलिमेंट है शुक्र का। दूसरा जो है फरूख ने बताया कि एक तरतीब होनी चाहिए। हमारी हमें जो रसूलुल्लाह ने हमें लाइफ पैटर्न दिया है वो एक तरतीब का है। हर चीज की एक तरतीब है, उसे सलीके से रखना, मैनेज करके चलना। बिल्कुल सर, ये चीज। दूसरा ये है कि चूंकि आपने हमारा ये प्रोग्राम की इब्तिदाई ऐसे मौजूद ऐसे सेंटेंसेस से की है, मैं उसका थोड़ा सा बताता हूँ कि हर शख्स हमारे यहाँ, हमारी सास, हमारी नंद, हमारी जो फैमिली, जो हम बच्चियाँ
ब्याह के लेके आते जी हैं, सर। हर शख्स ये चाहता है खदीजा तो कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह वो पैटर्न हमें मिले, सुभान अल्लाह। जो कि तमाम चीज़ों की कुर्बानियाँ वही सब कुछ करे। बेशक सर। कोई शख्स ये नहीं चाहता कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी मैं लेके आऊँ कि जिस पे हाँ हस्बैंड जो है वो फिदा रहे। फिर जी ठीक? देखिए हमें 2700 अहादीस की अकेली रावी हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हमने 6000 से ज़्यादा अहादीस हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको हम बहुत ज़्यादा तशहीर करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डायरेक्ट अहादीस बहुत ही कम है, लेकिन बहुत से लोगों से दूसरों से रवायत की है। 2700 अहादीस की रावी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अकेली हैं। हम उन्हें क्यों, उस पैटर्न को क्यों हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ जी, फॉलो नहीं करते। हाँ जी उसे फॉलो करेंगे। अगर हमारी सास भी पढ़े, हमारा जो है जो खामन है वो पढ़े, नंद पढ़े, बीवी पढ़े, तो शायद ये हमारे मसाइल जो आज के मसाइल डाइवोर्स के मसाइल हैं हाँ जी, ये या हमारे यहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त के मसाइल हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे को बेहतर अंदाज में ट्रीट करें। जरूरी नहीं कि हम उसमें नक्स निकालें जी या उसमें जो है वो हसद का एलिमेंट। सर अप्रिसिएशन तो आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सोशल जैसे कहते हैं मुस्कुराहट एक सदका हाँ जी, जारी बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मिस फारूक भी हंसती रहती है, हर वक्त सदका जारिया फैलाती रहती है। एक तो ये आपकी नेचर होती है और नेचर बनानी पड़ती है। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुश रहते हैं। अगर आप बदमिजाज लोगों में वो आप पे असरात तो मुरतब होते हैं। बिल्कुल, अगर आप खुश मिजाज लोगों में रहते हैं तो आप खुश मिजाज हो जाते हैं। तो आप ऐसी चीजें देखें, इस तरह के एक्ट करें कि आप खुश रहें। असल चीज जिसपे हम बेस करें, जिसके लिए हम रह रहे हैं, हम खुशी ही है, और उसको हम आने वाले वक्त में ढूंढते हैं। जैसे हो सकता है ये जो हुआ टाइम दोबारा कभी भी नहीं आएगा, तो इसको अगर हम अच्छा करेंगे तो आने वाली चीजें, आने वाले वक्त अच्छा होगा। हम में से हर कोई ये सोचता है 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। आपको क्या गारंटी है कि आप 10 साल बाद इतनी जिंदगी जो है वो होगी। आपके पास जो आज का वक्त है वो अच्छा कर लो। और इस्लाम की में भी यही है कि जमीनें जायदादें मत बनाओ। क्यों ना बनाओ कि आप अपने आप में खुश रहें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरे एक जानने वाले हैं, तो वो ये जो ईंटों का भट्टा है तो वो बनाते हैं। तो मैं उनसे वेज का पूछ रही कि क्या होता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, वो बताते हैं कि एक खानदान एक हफ्ते में तकरीबन 15-16 हजार रुपए कमा लेता है, 17,000। मैंने कहा ये तो बिग अमाउंट है, उसमें घर वगैरह एवरीथिंग वो उनको देते हैं। वो कहते हैं कि वो 15-16 हजार फ्राइडे नाइट पे वो लेते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन वो काम नहीं करते हैं, और उसमें वो खाना पीना एंजॉय करके जीरो हो जाते हैं। वो कहते हैं मंडे पे वो काम पे आते हैं तो जीरो आते हैं। अब वो उनके यहाँ सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि घर बनाना कोई उनको जरूरी नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। वो उनके पास एक गदा गाड़ी होती है या कोई इस तरह की कन्वेंस होती है। और अगर आप वो देखें, आप उन लोगों को ऑब्जर्व करें, वो कभी आपको अनहैप्पी नहीं मिलेंगे। उनका सिर्फ जिंदगी में खाना पीना और खुश रहना उनका पर्पज होता है, और वो उसी के फॉलो करते हैं और वो खुश खुश मरते हैं। ये सारा जो प्रॉब्लम है ये आशा राना हमने बड़ा डिस्कस कर लिया, आशा राना हमने बड़ा डिस्कस कर लिया सास को, बाकी रिश्तों को, सोशल का उसमें मामले मेरे मजे में आने से पूछे नहीं सोशल के साथ क्या मजे, और एक आइडियल सोशल की शेख साहब से पूछे क्या खुशी है। बिल्कुल, शेख साहब तो वैसे भी माशाल्लाह रिसेंटली अभी मेरे ख्याल से कमिंग अप है इनका बेटे की शादी, तो आप कैसे सुसर बनेंगे? मुझे वाकई सर की बात बिल्कुल बहुत प्यारी है कि सुसर हमारे माशरे में जो है वो सुसर बुनियादी तौर पर वो सास की रिकमेंडेशन पे चलता है। क्या बात है सर, क्या खूबसूरत बात की आपने। देखिए एक शख्स ने इतना अरसा अपनी वाइफ के साथ गुजारा, तो कोई भी बात होगी तो ज़रा वो उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता। तो एक नई बच्ची आती है, वो कोई बात भी करे तो उसे उसके साथ कैसे चल सकता है। लेकिन वो एक बात एक मजाक ही थी ऐसे, लेकिन ये है कि मैंने कहा ना कि रिश्तों में तवाज़ुन कायम रखना, और हर शख्स की अपनी घर में एक अहमियत है। बहू का एक अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है, लिहाजा उन मकाम को उसको कोई किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना, उनको अपने अपने मकाम पे रख के बेहतर अंदाज से डील किया जा सकता है और अच्छे अंदाज से डील किया जा सकता है। मैंने अच्छी तारीफ की माँ बाप की तरह बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से उनसे बढ़ के है, क्योंकि आप जब शादी करके आते हैं, आपकी माँ बीमार भी, अगर आप अपने बच्चों में बिजी हैं, अपने सास ससुर में बिजी हैं, आप नहीं कर सकते। अगर डिस्टेंस है अनटिल अनलेस कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो,
मेरा ख्याल है कि उनसे बढ़ के ही तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हस्बैंड की जिम्मेदारी है वो ऑटोमेटिकली आपकी अगर समझा जाए तो सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेरे ख्याल है कोई हर्ज भी नहीं है, इसमें भी बर्दाश्त ही आती है कि आप इग्नोर करें। आप अगर उनकी बातें इग्नोर नहीं करेंगे, आप दिल पे लेंगे, तो जाहिर है आप फिर ये कहेंगे कि वो मसले बिगड़ते हैं। तो मैंने भी एट एंड नतीजा यही निकाला है कि आप टॉलरेट करें, आप बर्दाश्त करें। और अगर हम बात करें तो जैसे मर्द को, जैसे औरत को अल्लाह ने बच्चा पैदा करने, घर संभालने, उसकी परवरिश करने जैसी मुश्किल जिम्मेदारियां दी हैं। मर्द को सिर्फ 2 मुश्किल जिम्मेदारियां दी हैं। एक उसको दी गई है कि वो कमा कर लाए, और दूसरी दी गई है कि उन 2 औरतों को बैलेंस करे। बहुत प्यारी क्योंकि उस मर्द पे भी हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मजलूम है, अगर कहा माँ की भी सुननी है, उसने बीवी की और भी उसने बाहर की भी सुननी है, बाहर की भी की भी सुननी है। जो हमारे स्टेट साइड सपोर्ट नहीं करती, जो हमारे कंट्री के लॉज हैं, तो हमारी सोसाइटी का मर्द ज्यादा मजबूर है। लेकिन फिर ऐसे में खूबसूरती है ना, जब हम बर्दाश्त करते हैं दूसरे को, खाना कमा कर लाते हैं, ससुर ऐसे करता है, बीवी ऐसे करती है, आपको खुश मिलती है, बेशक खाने कुछ बड़ा कुछ ना हो, कम भी हो, लेकिन मुस्कुराहट। क्या बात है सर, बड़ी खूबसूरत बात की आसिफ साहब ने। आसिफ साहब, बहन भाइयों के बारे में हमने सब चीजों को डिस्कस कर लिया, तो एक बड़ा बहन भाई वो अपना रोब दिखा रहा होता है घर में कि जी मैं बड़ा हूँ, तो वो ये चीजें भी होती है बहन भाइयों। जी जी, मैं बड़ा हूँ, कई दफा वो ज्यादतियां भी कर जाता है सर इस मामले में। तो वाकई बड़ा होता है ना, फिर वो इतना ही नीचे हो जाता है, वो कहता नहीं मैं बड़ा, मैं बर्दाश्त करूंगा। और अब वो आदमी जो बात की वो एक फैक्टर होता है एज का, कि जिसमें कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैं फिर वो बड़ा मामला था। लेकिन जब वो खुद बड़े हो जाते हैं, कितना मालूम है, फिर दोनों एक दूसरे के लिए शेर छपा देते हैं। एक बात मैं एडिशन करूंगा इनके, कि भाई एक तो यह है कि सास ससुर को बर्दाश्त करना या बाकी जरूरी नहीं कि उनको इग्नोर किया जाए। ये भी हो सकता है उनके अच्छे पहलुओं को appreciate किया जाए। ये एक पॉजिटिव पहलू हो सकता है ना आपके अंदर रहने में, आपकी वहाँ एग्जिस्टेंस में पॉजिटिव पहलू हो सकता है कि आप उसे अप्रिशिएट भी करें। जहाँ तक सिलसिला किया कि बहन भाई बड़े, जो हम पिछले 20 साल या 30 साल से तरबियत कर रहे हैं ना, उसमें बड़े छोटे का कंसेप्ट नहीं रहा, छोटे जहाँ वो ज्यादा बड़े हो रहे हैं आजकल, चूंकि वो पैशन नहीं है ना, वो हमारे यहाँ बर्दाश्त ही नहीं है ना, ऐसे कि हम बड़ों के बड़े बुनियादी तौर पर अपने माँ बाप के बाद बड़े जो है वो बाप का बर्दाश्त ऐसे, लेकिन हमारे पास नहीं रहा। अब छोटे जो है वो कहते एहतराम खत्म हो गया ना सर, आहिस्ता आहिस्ता वही जो रिलेशंस का वो हमने सिखाया नहीं ना, हमने तरबियत नहीं की ना हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसी कोई तरबियत नहीं होती है। अब हमारे देखिए असातिज़ा की क्या हैसियत रह गई है, उनकी कितनी ज्यादा हम इज्जत करते हैं। हमारे जो शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद की कितनी इज्जत करते हैं। तो सारे मामला देखें तो हमने तरबियत का सिलसिला हमने वो छोड़ दिया। कमर्शियल हो गया ना, हर चीज हम कहते हैं हम तलीम लिए तो कमर्शियल हो गया, और जो कारी पढ़ाने के लिए आता कुरान का वो भी कमर्शियल हो गया। पेरेंट्स में जो मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे, जैसे हमने अपनी माँ को देखा, मेरा जैसे काम है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, क्योंकि मैंने अपनी बचपन में अपनी माँ के साथ कटिंग करवाना, स्टिचिंग कराना, अब जब हमें फुर्सत मिलती थी 6th क्लास में हमारी अम्मा ने हमें स्टिचिंग सिखा दी, क्योंकि वो बहुत बारीकी से करना, ये भी काम क्योंकि बहुत बारीकी का है, और लेडीज इसीलिए ज्यादा अच्छा कर सकती हैं कि वो बारीकी का काम ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो उसमें मेरी माँ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें बचपन से फारिग नहीं रहने दिया, खुद मेरी अम्मा आज भी अपने कपड़े खुद सीती हैं। वो उन्होंने हमेशा माओ ने तरजीह दी कि वो कुछ बुनाई कर रही होती हैं, क्रोशिया लेके कर रही होती हैं। आजकल की माएँ मोबाइल पे क्रोशिया कर रही मोबाइल पे चल रहा है सारा सिस्टम। तो इस चीज ने भी हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा खराब किया है कि वही माएँ जो पहले बच्चों को कुछ सिखाती थी वो बच्चों को भी पकड़ा दी है। मजबूरी भी है थोड़ी सी, ये ना तुम भी जाके देखो, मुझे भी देखो, और मेरा पीस स्टॉप ना करो, अपना पीस लो। तो वो बच्चों ने भी, अब बच्चों को भी प्राइवेसी रिक्वायर्ड हो गई है कि वो देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं। एक बच्चा लड़ है कि जिसके मोबाइल की आवाज ज्यादा आ रही है तो मुझे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो बेसिकली माओ का रोल भी है कि वो पहले मोबाइल से खुद नहीं हटती हैं। अब उसका तरीका यही है कि आप जितना चिपकेंगे इस मोबाइल से ये आपको चिपकाएगा, तो आप इससे दूर रहें। अब मेरा नहीं ख्याल आजकल के दौर में हमारी एज की कोई खातून क्रोशिया या सिलाई वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है।
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ہنر کو چھوڑ دیا تو ہم سیکھنے سکھانے کی چیزیں جو ہے وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں پیچھے بالکل چھوڑ آئے ہیں, بہت زیادہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. لیکن ہمیں اس کو چینج کرنا ہے, ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے. اسپیشلی میں آپ کے توسط سے اپنے حکمرانوں کو کہوں گا جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں واقعی ناقابل برداشت اور برداشت کے قابل نہیں ہے. آپ لیڈر قوم کے کسی پارٹی کے خدا را آپ نے کوئی برداشت میں رکھے, لوگوں کو برداشت کا سبق دیں. آپ جب کسی کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, جو لفظ استعمال کرتے ہیں, جو لفظ استعمال کرتے ہیں, ان پہ بھی اثر پڑتا ہے بچوں کا, ان کا اثر پڑتا ہے ورکر پر, ان کا اثر پڑتا ہے ان کے کارکنوں پر. تو خدا را اس معاشرے کو ہمیں تشکیل دینا, یہ معاشرہ ہمارا ہے اور ہمیں ہی اس کو اوپر مان چلنا ہے. باقی شیخ صاحب اس پر بات کریں گے. تنقید جو ہے وہ زیادہ برداشت کرنی چاہیے. جی حکمران ہوتے ہی تنقید کے لیے. صحیح. لیکن سر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید جو ہے وہ بھی میرے خیال سے اگر تھوڑی سی پازیٹیو وے میں تھوڑا سا اچھے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے کی جائے تو وہ کسی کو ناگوار بھی محسوس نہیں ہوتی ہے, تو وہ برداشت کی اس میں آ جاتی ہے. اب جس طرح کی ہماری واقعے میں سر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جس طرح کی زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, میں نہیں سن سکتی, میں تو سوئچ آف کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اگر آپ کہیں نا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں, تو اگر ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ہم خود کو ٹھیک کریں گے, ہم خود ٹھیک بندے کو ووٹ ڈالیں گے, اپنے بینیفٹس نہیں دیکھیں گے, تو پھر ہی ظاہر ہے ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو نارملی لوگ اپنا بینیفٹ جب سوچیں گے تو پھر ملک کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یہ بات فرحان بڑی اچھی کی کہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے سے شروع کرنا ہے, اپنے گربان سے. بالکل سر, یہ حقیقت ہے, بہت پیاری بات کی آپ نے. اور آج کا ماشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک برداشت تھا اس پہ ہمیں جو ہے وہ سر آصف صاحب آپ نے بھی, مس فروخ آپ نے بھی اور عبد الوحید صاحب آپ نے بھی اپنی بہت بہت قیمتی رائے ہمیں دی ہیں. بہت خوبصورتی سے آپ نے بتایا ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. اور امین عباس صاحب نے ہمیں گانا سنایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ہمیں برداشت پہ تھوڑی سی چیزیں ہماری باتیں بھی برداشت کی. ہاں, اور ہم نے آپ کا گانا نہیں, لیکن سر سریلا تھا نا وہ, ہم نے بڑا ہم نے انجوائے کیا, ہم نے انجوائے کیا آپ کا گانا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہاں ایک گانا ہمیں جو ہے وہ عباس صاحب اور سنائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی ہوسٹ عائشہ رانا کو دے اجازت, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ, اللہ نگہبان. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا,